हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज अपन करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर्स जितने भी हैं जो अपने इस एग्ज़ाम में 2025 के अटेम्प्ट में काम आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ वो करते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है भाई इसमें विदेशी विषयक अधिकरण। ये क्या है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशियों विषयक एक्ट 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। स्थापना राज्यों के पास है। क्लियर? नेक्स्ट है भाई 23वीं विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 से और 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। इसके कार्य क्या हैं? भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना। संरचना: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। ये कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर वैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, ये कैसा है? एक गैर वैधानिक निकाय। हिस्ट्री से रिलेटेड भाई पहली बार 1834 के अंदर 34 में ये स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। विचारार्थ विषय: अप्रचलित कानूनों की समीक्षा या निरसन, सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बाद उनका ऑडिट करना। क्लियर? नेक्स्ट है अपने सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन ASOSAI नई दिल्ली में CAG द्वारा आयोजित 16th ASOSAI सभा। ये सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है। इसकी स्थापना 1979 में हुई और 11 सदस्य थे शुरू में। अभी कितने हैं? 48। पहली सभा और गवर्निंग बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित। भारत वर्तमान में ASOSAI का अध्यक्ष है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लैक कॉर्ड सिंड्रोम। ये क्या है भाई? राष्ट्रपति ने न्याय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए कोर्ट में आम नागरिकों को अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव को वर्णन करने के लिए ब्लैक कॉर्ड सिंड्रोम शब्द का यूज किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन: बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। आर्टिकल 22 क्लोज 5 में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लिए उस व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना चाहिए जिन आधारों पर उसे हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने हेतु यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए। आर्टिकल 22 क्लोज 3 क्या बोलता है? प्राधिकारियों को लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने जैसे निवारक कारणों से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। भारत का संविधान में कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण यथाशीघ्र अवगत कराना चाहिए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कानून देखो भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट 1980, UAPA 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण एक्ट 1974, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव एक्ट 1980। नेक्स्ट आता है जशीला साजी बनाम भारत संघ मामला 2024। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। प्ली बार्गेनिंग ये क्या होता है भाई? विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2022 में केवल 0.11% मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से किया गया था। इसे 2006 में CRPC में संशोधन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। BNSS की धारा
290 में, साथ ही आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जाएगा। ठीक है। उपयोग भाई, यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। हालांकि यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आती है एकीकृत पेंशन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को स्वीकृति प्रदान करी। यूपीएस 2023 में गठित टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चयन कर लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। एनपीएस प्रणाली के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपना सकते हैं। यूपीएस पात्रता 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 मंथ की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये कम सेवा अवधि मिनिमम 10 वर्ष के लिए अनुपातिक होगी। न्यूनतम पेंशन 25 वर्ष से कम लेकिन मिनिमम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में मिनिमम 1000 रुपये। पारिवारिक पेंशन, पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु से पहले की पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। मुद्रास्फीति से समायोजन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक AICPI-IW पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा। योगदान इसका, कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा और सरकारी योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है। नेक्स्ट आता है भाई CPGRAM 24/7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नागरिकों की सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मामलों विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है। 2022 में 10 चरणीय सुधार किए गए। सभी के लिए उपयोग सुनिश्चित करना, AI और ML का यूज, शिकायत निवारण सूचकांक का कार्यान्वयन, फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन, एक राष्ट्र एक पोर्टल, समावेशिता और पहुंच, और 22 अनुसूचित भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। नेक्स्ट आता है एक राष्ट्र एक चुनाव। उच्च स्तरीय समिति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्यसभा, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। वर्ष 1951, 52, 1957, 1962 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। सिफारिशी चुनाव के 2 चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। आम चुनावों के 100 दिन के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव किया जाना चाहिए। 3 अनुच्छेदों में संशोधन भाई, आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 83 में संसद में सदनों की अवधि, और इसमें 172 में क्या है, राज्य विधानमंडल, और 325 में मतदाता सूची, एकल मतदाता सूची है। आर्टिकल 82A शामिल करना, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के समाप्ति पर नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। स्थानीय निकायों के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान के संशोधनों के कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के लिए पारित किया जाना आवश्यक है। AI और मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोपीय परिषद COE का फ्रेमवर्क कन्वेंशन AI पर कानून रूप से बाध्यकारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। COE ये 1949 में स्थापित अंतर सरकारी संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ अन्य सदस्य देश भी शामिल हैं। 46 सदस्य, इनमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। नेक्स्ट आती है प्रगति, PRAGATI, प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। मेटी ने स्थापित किया इसे, और उद्देश्य इसका आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। साथ ही केंद्र और राज्य
कि अलग अलग योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य है। नए राज्यों की मांग। हाल ही में भील जनजाति ने अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य भील प्रदेश की मांग की है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इनमें भील निवास करते हैं। आर्टिकल 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी पर ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। राज्यों के विधानमंडल से भी परामर्श निर्धारित समय में लिया जाएगा। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। नेक्स्ट आता है भाई बेरोबारी संघवाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 3 के अंदर संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेश देश को सौंप सकती है। किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए 25 जून 1975 को, और आंतरिक खतरे का हवाला देकर। भाई ये लक्ष्मीकांत में से देखना है। जनता पार्टी की सरकार ने जस्टिस JC शाह आयोग का गठन किया था। इस आयोग कार्य जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की गई ज्यादतियों और कदाचार के कई पहलुओं की जांच करना था। मिशन कर्मयोगी। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इनका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में पेश। NPCSCB मिशन कर्मयोगी उद्देश्य इसका क्या है भाई? एक पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना है जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के सभी सिविल सेवक, अनुबंधी कर्मचारियों सहित शामिल हैं। नेक्स्ट आता है मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत। नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ओर बदलाव। क्षमता विकास के लिए योग्यता आधारित दृष्टिकोण को अपनाना। 70-20-10 अधिशेष, यानी 70% सीखना, 20% सीखना, 10% सीखना। 70% नौकरी के अनुभवों और चिंतन से, और 20% दूसरों के साथ काम करने से, और 10% नियोजित प्रशिक्षण से। लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण और उपलब्धि को आपस में जोड़ना, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना, लोकतांत्रिक बनाना, सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT मर्मयोगी प्लेटफॉर्म मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। NPCSCB का संस्थागत फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद, शीर्ष निकाय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, समन्वय इकाई, निगरानी और निरीक्षण का काम करती है। क्षमता निर्माण आयोग और स्पेशल पर्पज व्हीकल। क्षमता निर्माण आयोग की अधिसूचना DOPT और स्वतंत्र निकाय सदस्य, इसके 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। गवर्नमेंट स्पेशल पर्पज व्हीकल में गवर्नमेंट 100% स्वामित्व के अधीन रहती है और IGOT कर्मयोगी के अधीन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद। भाई ध्यान रखना, 18वीं लोकसभा में 13.6% यानी 74, और 7वीं लोकसभा में 14.4% यानी 78 महिला सांसद। ठीक है। वर्तमान में महिला वर्तमान में महिला सदस्य राज्यसभा सदस्यों का 14.05% है। ओके। दूरसंचार एक्ट 2023, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993 को निरस्त करते हुए दूरसंचार एक्ट 2023 बनाया गया है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? दूरसंचार स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता जैसी विविध शब्दावलियों को
परिभाषित किया गया है। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क में संशोधन किए गए हैं। दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों को राइट ऑफ वे प्रदान करने के सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, वितरण और दूरसंचार उपकरणों की बिक्री के लिए मानकों और नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित कर सकती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि किया गया है, विस्तार भी किया गया है। भाई देखो, दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डाकघर एक्ट 2023 लागू। भारतीय डाकघर एक्ट 1898 में निरस्त हो गया है। प्रावधान क्या है भाई इसके? डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है। आधार क्या होंगे भाई? देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल व लोक सुरक्षा इसमें शामिल हैं। डाकघर अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेही नहीं होगा, कुछ को छोड़कर। इस एक्ट के किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है? वैध एसडीसी के बिना टीवी, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विज्ञापन करवाने विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एसडीसी को निलंबित पोर्टल पर जमा कराना। टेलीविज़न और रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर, प्रिंट मीडिया और डिजिटल इंटरनेट पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर एसडीसी में प्रमाणित किया जाएगा कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय प्रेस परिषद। यह प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत स्थापित एक वैज्ञानिक और अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। यह भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए मानकों को बनाए रखता है तथा समय समय पर उनमें सुधार करना। संरचना: एक अध्यक्ष होगा और 28 सदस्य होंगे। इसमें पीसीआई का अध्यक्ष एसआई सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और समिति नामित राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, परिषद के 28 सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया एक व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई। WTSA ITU के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है। यह सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2024 में यह सम्मेलन ITU WTSA का भारत और एशिया प्रशांत में आयोजित पहला सम्मेलन था। उत्पत्ति: स्थापना भाई 1865 में पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफी अभिसमय से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना हुई थी। बाद में नेम चेंज करके इसका क्या कर दिया गया? ITU कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए UN की विशेष एजेंसी है। इसमें सदस्य कितने हैं भाई? 193 भारत सहित। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU 150वीं वर्षगांठ डाक टिकट जारी। भारतीय डाक विभाग ने 170 वर्ष हो गए हैं इसको। भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। UPU बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके 192 देश हैं। भारत इसमें शामिल हैं। UPU UN की एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट आता है भाई नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 और धारा 6A नागरिकता एक्ट 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलनों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के जरिए शामिल किया गया है भाई।
इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है टॉपिक अपने पास ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत गठन किया गया है। इन्हें जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए गठित किया जा सकता है। राज्य सरकार संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। यह एक मोबाइल कोर्ट होगा। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान प्रक्रिया भाई सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है जन योजना अभियान। पंचायत राज मंत्रालय ने शुरू किया है। 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने के लिए आरंभ किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। इसे पहली बार 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया था। इसे पंचायतों के सभी 3 स्तरों इनका क्रियान्वयन किया जाएगा, स्तरों पर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों व अन्य हितधारकों को सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। घटक इसके क्या हैं भाई? ग्राम सभा, वार कैलेंडर तैयार करना, पंचायत विकास सूचकांक, समावेशी भागीदारी, युवाओं प्लस 75 वर्ष अधिक बुजुर्गों कि इनमें समावेशी भागीदारी है। उन्नत भारत अभियान के साथ सहयोग, 15,000 स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। भाई नेक्स्ट है भाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु सुनिश्चित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, लोक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता, ये क्या है भाई? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए। जैसे विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना, कैदी विधिक सहायता क्लिनिकों की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना, डेटा आधारित सुधार, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील, डेटा आधारित सुधार, प्रभावी संचार, जागरूकता पैदा करना और आर्टिकल 39A 42 ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 1995 में इसे लागू किया गया। राष्ट्रीय, राज्य और फिर उसके बाद जिला और नीचे तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण लागू किया गया है। नेक्स्ट है भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों में विधिक सेवा समितियां। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को कानूनी सहायता पाने का प्रावधान है। नालसा भाई इंपॉर्टेंट है। विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत गठित वैधानिक निकाय है ये, और इसका उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। पात्र व्यक्तियां कौन है भाई? महिलाएं एवं बच्चे, ST और SC के सदस्य, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, नृजातीय हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार हुए लोग, दिव्यांगजन, मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति, संरक्षण गृह, किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति में यह सीमा 50,000 तक है और राज्य सरकार तय कर सकती है उच्चतर सीमा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है RTI एक्ट 2005, 20 साल इसको पूरे हो रहे हैं, इस बार क्वेश्चन आएगा। यह एक्ट नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। समन्वयक एजेंसियां कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संस्थागत ढांचा केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पीटीओ, पीआईओ और राज्य पीआईओजे सभी प्रशासनिक इकाइयों और कार्यालयों में। प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार है। धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्व निर्धारित करती है। यह विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। किन पर लागू होती है भाई? संविधान के तहत स्थापित संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण संस्थाएं निकाय इसमें शामिल हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निकाय और इसमें एनजीओ शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट धारा 8 सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त। दंड का प्रावधान गलत सूचना देने पर दंड का प्रावधान। अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। जीवन और स्वतंत्रता के संबंधित मामलों में इसे 48 घंटों के भीतर प्रदान करना होगा। 2019 में संशोधन। केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन किया गया। इसमें केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों, मुख्य एवं अन्य की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सीआईसी ने राष्ट्रपति और अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया है। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 64 में दी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। प्रक्रिया क्या है भाई? पद से हटाने का संकल्प पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना होता है। नोटिस में हटाने के उल्लेख स्पष्ट हों। आर्टिकल 67 क्लोज बी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा उसके सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से उस संकल्प पर सहमति जताकर पद से हटाया जा सकता है। जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहीं उपराष्ट्रपति के मामलों में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल IGOT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च। इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। उद्देश्य इसका शिक्षकों को सशक्त बनाना, पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसमें देश भर की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को संकलित किया गया है। 17 SDG में से 15 के अनुरूप है ये। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विविध नीतिगत विषय भी शामिल हैं। नेक्स्ट आता है भाई ई दाखिल पोर्टल। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ता प्रक्रिया को सरल बनाता है। उपभोक्ता इसकी मदद से भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मामलों को ट्रैक कर सकते हैं। यह पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने अर्ध न्यायिक आयोग जो है बनाया था। नेक्स्ट आता है भाई ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का चरण 3। उद्देश्य क्या है इसका? न्यायालय के संपूर्ण अभिलेखों, रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायालयों के डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। चरण फर्स्ट जो है 2011 से 15 तक और सेकंड जो है 15 से 23 तक। चरण थर्ड जो है 23 से 27 तक है। भाई उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। कार्यान्वयन हाई कोर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ई समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग द्वारा धनराशि जारी। घटक इसके S3WAS प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित और प्रभावी तरीके से डेटा संग्रह एवं प्राप्ति का समर्थन करता है। ई सेवा केंद्र यह उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं या सहायता प्रदान करता है। कोर्ट रूम लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन सिस्टम, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल कोर्ट। राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 पारित हुआ। बॉयलर एक्ट 1923 की जगह लेगा ये। और प्रावधान क्या है भाई? केंद्र सरकार
केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन करेगी। यह इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा। निरीक्षण का कार्य राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों और अधिकृत या थर्ड पार्टियों द्वारा किया जाएगा। व्यवसाय करने में सुगमता। 4 गंभीर अपराधों के लिए दंड बरकरार रखा। सभी गैर आपराधिक कृत्यों के लिए फाइन को पेनल्टी में बदल दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, 180 देशों में इंडिया की रैंक 159 है भाई। पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स द्वारा जारी 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और रैंक फर्स्ट जो नॉर्वे की, सेकंड डेनमार्क की, थर्ड स्वीडन की। संकेतक क्या होते हैं भाई इसके? राजनीतिक, आर्थिक, विधायी और सामाजिक और सुरक्षा। फॉर्म 70C। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 70C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। फॉर्म 70C प्रथम भाग एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी, मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी, ऐसे मतदाताओं की जानकारी जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा भाग प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत। साइलेंस पीरियड। लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे के पहले साइलेंस पीरियड लागू किया जाता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। नोट एक दिया हुआ है भाई, RPA 1951 में साइलेंस पीरियड का उल्लेख नहीं है। कुछ चीज़ें प्रतिबंधित हैं। धारा 126(1) टीवी या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी मनोरंजन के माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। धारा 126A एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। राजनयिक पासपोर्ट। यह पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा अधिकृत और नामित व्यक्तियों को जारी किया जाता है। शामिल व्यक्ति वे जो विदेश में रह रहे हैं जिन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया है, और सेकंड वे जो सरकारी अधिकारी जो राजनयिक कार्यों के लिए या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। वैधता इसकी 5 वर्ष या उससे कम होती है। जारीकर्ता विदेश मंत्री के पास किसी व्यक्ति को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का विवेकाधिकार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विनियमन 2018। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चरर एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर UGC विनियमन और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट 1956 के तहत अधिकार प्राप्त UGC ने इस विनियमन को लागू किया है। ये विनियमन निम्न पर लागू है भाई। केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य विनियमों के तहत स्थापित किए गए सभी विश्वविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श के साथ UGC द्वारा संबद्ध या मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और संस्थान, UGC द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माने जाने वाले भी सभी संस्थान। विश्वविद्यालयों के कुलपति का चयन। एक खोज सह चयन समिति एक पैनल तैयार करेगी जिसमें 3 से 5 उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खोज चयन समिति का सदस्य UGC के चेयरमैन द्वारा नामित किया जाएगा, जो राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपति का चयन करेगा। नियुक्त किए जाने वाले कुलपति को एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए। गंभीर दान के गढ़वी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्यवाद 2022। ये गंभीर दान क्या है भाई? UGC के विनियमन एक अधीनस्थ कानून होने के कारण UGC एक्ट 1956 का हिस्सा है। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। सही बात है। केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है, दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य के कानून और केंद्र के कानून के बीच में टकराव की स्थिति आर्टिकल 254 में दी गई है। इंटरनेट शटडाउन। एक्सेस नाउ
की एक रिपोर्ट 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना दर्ज की गई, दुनिया में सबसे अधिक बार की गई। प्रावधान, वर्तमान में इसे इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित किया जाता है। ये नियम एक क्षेत्र में पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देते हैं। 1885 का एक्ट केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार के दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ राज्य गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं। 2017 के नियमों के तहत केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समीक्षा समिति क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ व अन्य वाद 2020 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। संपूर्णता अभियान, ये क्या था? यह आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में 6 प्रमुख संकेतकों को 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। इसे 3 महीनों के लिए शुरू किया गया है। ये जिले और ब्लॉक्स क्रमशः आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। आकांक्षी जिले के प्रमुख संकेतक भाई वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर निरंतर आपूर्ति वाले बिजली और पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का %। आकांक्षी ब्लॉक्स के प्रमुख संकेतक मधुमेह और अन्य उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का %, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले एसएचजीज का %। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू किया गया है। यह देश भर में 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य पर केंद्रित है और 81 इसके संकेतक हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नीति आयोग 2023 में स्टार्ट किया गया। 500 ब्लॉक्स में आवश्यक सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है, जिसके 40 संकेतक हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के 3 स्तंभों में से एक है। अन्य 2 कौन है भाई? कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक यानी राज्य डेटा बैंक। कॉमन सर्विस सेंटर्स भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी और निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र हैं। ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए अखिल भारतीय नेटवर्क हैं। प्रकार भाई G2C सरकार से नागरिक सेवाएं, B2C व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। पूर्वोदय योजना, विकास भी विरासत भी, ये क्या है भाई? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए स्टार्ट की गई है। उद्देश्य इसका क्या है भाई? खनिज संपदा से संपन्न इन राज्यों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके तहत विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास, अवसंरचना के विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, हाल ही में गुजरात में राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL का उद्घाटन किया। ये भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। यह नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों के बीच सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यह स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। एक नोट दिया हुआ है कि वर्तमान में CAG को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार CAG एक्ट 1971 से प्राप्त होता है।
सीएजी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के 3 स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव व लेख परीक्षण पर नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। अधिकतर राज्यों में स्थानीय विधि खातों के परीक्षक ELFA या स्थानीय निधि खातों के निदेशक DLFA लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र है। CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिश पर मंत्रालय यह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्थिति क्या है इसकी? यह एक गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE एक्ट 1946 द्वारा शासित होती है। CBI भारत में प्रमुख जांच एजेंसी है। यह इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। CBI के लिए राज्य की सहमति, सामान्य सहमति मिलने पर CBI को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। DSPE एक्ट की धारा 6 राज्य सरकार को CBI अधिकारी को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार प्रदान करती है। केस विशेष के संबंध में सहमति के तहत CBI को प्रत्येक केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 341 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई? राज्य संविधान के आर्टिकल 341 के तहत जारी सुप्रीम कोर्ट सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ओ माय गॉड, मतलब सुप्रीम कोर्ट राज्य संविधान के आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जाति सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर जी। आर्टिकल 341 राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर कुछ समूहों को किसी राज्य विशेष या यूटी के लिए अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो काफ़ी बार आया हुआ है। राज्यों के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी समूह को सुप्रीम कोर्ट सूची में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में संपूर्ण जाति, मूलवंश, जनजाति उपसमूह शामिल हो सकते हैं और संसद कानून बनाकर अनुसूचित जातियों की सूची में नए समूह को शामिल कर सकती है या किसी समूह को सूची से हटा सकती है। नीति आयोग का पुनर्गठन। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को छोड़कर आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। पंडारम भूमि, ये क्या है भाई? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह भूमि राजस्व और काश्तकार विनियमन 1965 में पंडारम भूमि को परिभाषित किया गया है। पंडारम वह भूमि है जिस पर इस कानून के बनने से ठीक पहले सरकार के पास मालिकाना अधिकार था और जिस पर सरकार इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2023, इंडिया रैंक 93rd 180 देशों में से 2022 में 85वें स्थान में था। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। 0 से 100 पैमाने तक रैंक दी जाएगी। अत्यधिक भ्रष्ट 0 और बहुत ईमानदार 100। डेनमार्क सब पहले स्थान पर है। आधार कार्ड 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी। UIDAI आधार एक्ट 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आधार कार्ड में नाम, जेंडर DOB और पता बायोमेट्रिक। पात्रता, इसे किसी भी आयु या जेंडर के भारतीय नागरिक को जारी किया जा सकता है। आधार कार्ड नागरिकता व जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाता है। आर्टिकल 142 क्या बोलता है ये आर्टिकल? शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल जैसे भाई भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्यवाद 2002,
गाइडलाइन। ताजमहल की सफाई, विचाराधीन कैदियों की रिहाई। वार्षिक NESDA रिपोर्ट, ये क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसे जारी किया है। यह रिपोर्ट ई सेवा वितरण को बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों को रेखांकित करती है। रिपोर्ट भाई ये सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे अधिक ई सेवाएं प्रदान करता है। NESDA 2023 के आकलन के तहत कुल अनिवार्य ई सेवाओं में से 76% ई सेवाएं दी जा रही है। चुनावी बॉन्ड योजना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर इसे असंवैधानिक करार दिया है। यह योजना सूचना के अधिकार आर्टिकल पर ये योजना क्या लिखना चाह रहे थे सर, सॉरी। चुनावी बॉन्ड्स प्रोमिसरी नोट के जैसे जारी होते हैं। चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। इसमें खरीदार और प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। इन्हें नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है। इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी या संस्थाएं खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक SBI के अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने पहले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित 4 नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। उद्देश्य इनका क्या है? अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करना। 4 नए पोर्टल। प्रेस सेवा पोर्टल, ये समाचार पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया के ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। फिर नेविगेट भारत पोर्टल, ये सरकारी वीडियो के लिए इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म है। स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, इसका कार्य भविष्य में केवल टेलीविज़न क्षेत्र में विनियामक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनल बैंड मीडिया योजना और ई बिलिंग प्रणाली, इसे मीडिया संबंधित योजना निर्माण प्रक्रियाओं में बनाया गया है। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म 2014 में शुरू PM द्वारा। माई गवर्नमेंट वस्तुतः नागरिकों की भागीदारी हेतु एक प्लेटफॉर्म है जो नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कई सरकारी मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। माई गवर्नमेंट के स्तंभ क्या हैं भाई? डू, प्रोत्साहित करना, प्रश्नोत्तरी, इनोवेट इंडिया पहल और प्रतिज्ञाएं। डिस्कस, जारी करना, ये सेल्फ फॉर सोसाइटी प्रोग्राम, साथी 2.0, सामूहिक चर्चा, मन की बात, रेडियो कार्यक्रम। फिर आते हैं डेशन मिनट, ये क्या होता है भाई? प्रसार, ब्लॉग, आवधिक न्यूज़लेटर्स, ईमेल और माई गवर्नमेंट OTT। सरोगेट विज्ञापन एक ऐसी विज्ञापन रणनीति है जिसमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद जैसे तंबाकू, शराब को सीधे विज्ञापित करने के बजाय उसी कंपनी के किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन किया जाता है। यह एक तरह से प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने का एक छुपा हुआ तरीका है। एग्जाम्पल, जैसे शराब कंपनियां म्यूजिक CD का विज्ञापन करती हैं, पान मसाला कंपनियां सिल्वर कोटेड इलायची का। कानूनी फ्रेमवर्क, केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन एक्ट 1995, केबल टीवी नियम 1994, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापन, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 भ्रामक विज्ञापन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इन्हें संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है। CSS का वर्तमान ढांचा CSS के वियुक्तिकरण पर
मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट 2015 पर आधारित है। CSS के प्रकार, कोर योजनाएं, ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास एजेंडा NDA में शामिल होती हैं। हरित क्रांति, PMKSY, PMGSY, स्वच्छ भारत मिशन। सेकंड भाई, कोर ऑफ द कोर योजनाएं, इसके तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए 6 योजनाएं शामिल हैं। मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। वैकल्पिक योजनाएं, राज्यों को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे किस योजना को लागू करना चाहते हैं। इनके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा फंड आवंटित किया जाता है, जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। नेक्स्ट आती है भाई, वर्तमान में 75 CSS चल रही हैं। कोर योजनाओं के लिए वित्त पोषण का ढांचा 8 पूर्वोत्तर राज्य में और 3 हिमालय राज्य में। केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में। अन्य राज्यों में योजना के वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 होती है। और यूटी में विधानसभा नहीं, जिन यूटी में विधानसभा नहीं है वहाँ पर 100% कौन करेगा भाई? केंद्र करेगा। निगरानी, संघ राज्यों के साथ साथ नीति आयोग को भी CSS की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। वह थर्ड पार्टी मूल्यांकन की देखरेख भी करता है। परिसीमन आयोग, भाई इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था। किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन पर आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। विधायी प्रभाव आकलन LIA को विनियामक प्रभाव आकलन भी कहा जाता है। यह एक प्रणालीगत विधि है। इसका उपयोग प्रस्तावित और मौजूदा कानून के बहुआयामी सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। घटक भाई इसके क्या हैं? समस्या का पहचान, विकल्पों की खोज, तुलनात्मक विश्लेषण, हितधारक परामर्श, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, प्रभाव आकलन और रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय परिषद सरकारी आयोग की सिफारिश पर आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम 1990 में संरचना, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले यूटीज के CM और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। केंद्र मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री, उन्हें PM द्वारा नामित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा। अजीज बासा बनाम भारत संघवाद 1967। AMU संविधान के आर्टिकल 30 क्लोज A के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे AMU एक्ट 1920 के तहत स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निर्णय को पलट दिया है। निर्णय के प्रमुख बिंदु, यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का अनिवार्य नहीं है। कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले मंशा की पहचान करनी चाहिए। किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि उसकी स्थापना किसी कानून या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए आर्टिकल 30 क्लोज A के तहत संरक्षण के हकदार हैं। आर्टिकल 30 क्लोज A भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 51 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। शिक्षा निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग द्वारा 4 आयाम और 11 संकेतक हैं। दक्षता, फीडबैक, डोमेन, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, ये 4 आयाम है। उद्देश्य क्या है भाई? अलग अलग संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र के सबल पक्ष और सुधार वाले क्षेत्रों को रेखांकित करना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग सबसे ऊपर है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप, इसे एप्लीकेशन को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने विकसित किया है। पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए मदद मिलेगी। जन्म, मृत्यु एक्सेट्रा।
सुप्रीम कोर्ट लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह निर्णय कठोर धन शोधन निवारण एक्ट PMLA के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित करता है। PMLA 2002 मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए निर्मित एक व्यापक कानून है। कार्यान्वयन व प्राधिकरण ED और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इस कानून को लागू करने वाले प्राधिकरण हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द। ये शब्द हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भारत में संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। इसमें निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित किया गया है। वर्तमान स्थिति वही 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। नगर निकायों के राजस्व सृजन के अपने स्रोत, अवसर और चुनौतियां रिपोर्ट RBI द्वारा जारी 2023-24 में देश के नगर पालिकाओं का कुल राजस्व संग्रह देश के GDP का केवल 0.6% था। नगर निगमों की आय कर राजस्व का हिस्सा 30%, अनुदान अंशदान सब्सिडी 24.9%, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क 20.2%, केंद्र जो कि भाई 24.9% इंक्रीज हुआ है। संबंधित राज्य से वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता, राज्य का परसेंट है भाई 20.4%। नगर पालिका सुधार में वृद्धि होगी। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP 2016 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को नया रूप। मंत्रालय कौन सा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। अवधि 2021-22 से बढ़कर 2025-26 तक कर दी। 2 नए घटक शामिल किए हैं। देश के सभी राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना और भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण करना। सहमति के आधार पर आधार संख्या को अधिकार अभिलेखों से जोड़ना। पहले DILRMP के तहत विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या और भू आधार ULPIN, यह 14 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर में दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ई-कोर्ट एकीकरण, भूमि रिकॉर्ड्स को ई-कोर्ट के साथ जोड़ना। भूमि अभिलेखों का अन्य भाषाओं में अनुवाद। 22 अनुसूचित भाषाओं में। भूमि सम्मान पुरस्कार जिलों को और पुरस्कार में जिलों को प्लेटिनम ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म, सरकार ने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म शुरू किया। यह एक व्यापक डिजिटल पहल है। इसमें राज्यों या UT को उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने की डिज़ाइन किया गया है। यह बहुभाषा में उपलब्ध 22 मुख्य भारतीय भाषाओं में। क्षमता निर्माण, डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल, डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS। गृह मंत्रालय ने CCMS प्लेटफॉर्म शुरू किया है। CCMS को NIA ने डिज़ाइन किया है। इसकी मदद से NIA कर्मी आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर समन्वय कर पाएंगे। इससे राज्य पुलिस बलों को जांच के दौरान प्राप्त डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत करने और डिजिटल बनाने में सहायता मिलेगी। संकलन ऐप है। यह NCRB द्वारा एक आपराधिक कानूनों का संग्रह है। सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद 2024 में संवैधानिक पीठ ने PV नरसिम्हा
नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव समिति होते हैं, मामले 1998 में दिए गए अपने निर्णय को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया है कि कानून निर्माता सदन में भाषण वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। पीवी नरसिम्हा वाद 1998, इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में मत देने के लिए रिश्वत ली थी। सुप्रीम कोर्ट निर्णय संविधान के आर्टिकल 105 क्लोज 2 और 194 क्लोज 2 के तहत सांसद और विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद और विधानमंडल को किसी भी भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में आपराधिक मामलों से भी संरक्षण प्रदान कर दी है। नागरिकता संशोधन एक्ट CAA 2019, जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म में हों, वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हों, उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में प्रवेश लिया हो, वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हैं। उपयुक्त प्रवासियों के लिए देशीकरण के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। 6ठी अनुसूची आर्टिकल 244 क्लोज 2 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान इन चार राज्यों में राज्यपालों को अपने अपने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद ADC और ARC, ADC की संरचना मैक्सिमम 30 सदस्य, इनमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, शेष चुने जाते हैं। हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। ARC, यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या केंद्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। शक्तियां विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये राज्यपाल की हैं भाई। विधायी शक्तियां भूमि, वन प्रबंधन, संपत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहूकारी का कार्य और व्यापार, विनियमन और नियंत्रण पर प्रतिबंध। कार्यकारी भाई जिलों में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जल मार्गों की स्थापना। परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीके को निर्धारित करना। न्यायिक, इसे ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार है। इन परिषद न्यायालयों को मृत्युदंड और 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। वित्तीय बजट तैयार करना, भू राजस्व का आकलन, कर लगाने, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति दी गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 की धारा 3A के तहत इसको स्थापित किया है। उद्देश्य क्या है भाई? निर्धनों, वंचित वर्गों और समाज में आसे रहने वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। भारत के CGI इस समिति के मुख्य संरक्षक हैं। एक अध्यक्ष और 9 सदस्य भारत के CGI द्वारा नामांकित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बिल्किस बानो मामले में परिहार को रद्द किया। परिहार जब किसी दोषी को दिए गए दंड यानी सजा की प्रकृति के बदले सजा की अवधि को कम कर दिया जाए तो उसे दंड का परिहार कहा जाता है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 कानूनी आधार। CRPC 1973 की धारा 432 सरकार को किसी व्यक्ति को दी गई सजा को निलंबित करने या परिहार की शक्ति प्रदान करती है। CRPC की धारा 433A में 14 साल की सजा काट चुके लोगों के लिए परिहार का प्रावधान है। MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन MOSPI ने शुरू किया है। यह एक एप्लीकेशन सांसदों को MPLAD योजना के तहत
परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और देखरेख करने में सक्षम बनाएगा। MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मोस्पी के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 1993 में स्थापित। और MPLADS निधि का उपयोग पेयजल, प्राथमिक शिक्षा आदि के लिए किया जाएगा। संसद सदस्य प्रति वर्ष MPLADS निधि का कम से कम 15% SC की आबादी वाले क्षेत्रों में और कम से कम 7.5%, ठीक है, ST की आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च करने के लिए सिफारिश करेगा। MPLADS के तहत निधियां गैर व्यक्तिगत प्रकृति की होती हैं। तात्पर्य यह है कि बची हुई आवंटित राशि अगले वर्ष भी खर्च की जा सकती है। प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। यह धनराशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। जिला अधिकारियों के लिए प्रत्येक वर्ष योजना के कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों के कम से कम 10% का निरीक्षण करना अनिवार्य है। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय SAAB भारत में अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में किया गया है, NISP। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। SAAB मंत्रालय को उनकी अलग अलग योजनाओं के संस्थागत सोशल ऑडिट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मेघालय सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना मंत्रालय कौन सा है? वही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। 2024-25 और 25-26 लागू। 2 घटक हैं वही इसके, लोक शिकायतों के निवारण की व्यापक प्रणाली हेतु योजना और प्रशासनिक सुधार के लिए योजना। शिकायत निवारण की गुणवत्ता, AI की मदद से शिकायत निवारण और क्षमता निर्माण, एकीकृत शिकायत निवारण, ये आ जाएंगे लोक शिकायतों के निवारण व्यापक प्रणाली हेतु योजना के अंतर्गत। प्रशासनिक सुधार की योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग गतिविधियां, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार इसके अंदर आ जाएंगे। PAISA पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस एक प्रकार का पोर्टल है। इसे PM स्वनिधि, स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के तहत पात्र लाभार्थियों को ब्याज की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग की शुरुआत। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की घोषणा की। लाभार्थी 40% बेंचमार्क दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति, PWD और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। डाक मतपत्र, यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। पात्र व्यक्ति कौन होगा? विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, मतदाता को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन हो, प्रॉक्सी वोटिंग, सेवा मतदाताओं के लिए सशस्त्र बलों के सदस्य के लिए किसी राज्य की पुलिस का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा हो, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हो, उस बल का सदस्य जिस पर सेना एक्ट 1950 लागू है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस GANHRI ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के NHRC के मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया। पीयर रिव्यू आधारित मान्यता प्रक्रिया, पीयर सिद्धांत 1993। EVM VVPAT इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। ECI ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ मिलकर विकसित किया है। EVM में 2 यूनिट हैं। कंट्रोल यूनिट वोट डालने के लिए यूज इसका, और बैलेंसिंग यूनिट मास्टर यूनिट, यह मतदान या पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT यह EVM का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट किस उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। यह मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिटेंड पर्ची भी दिखाता है। इस पर्ची में वोट डालने के लिए चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम
और चुनाव चिन्ह प्रिटेंड करता है। 2017 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पहली बार सभी ईवीएमएस के साथ वीवीपीएटीएस का उपयोग किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में वीवीपीएटीएस को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। लाभ इसका क्या है? बैटरी से चलती हैं, 1 मिनट में मैक्सिमम केवल 4 वोट ही डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था अपना पॉलिटी के सारे करंट अफेयर्स। और भाई देखो, ये मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये धर्मेंद्र जाखड़ जी सर के अंडर एक सर हैं, उन्होंने बनाए हैं और मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, इनको अपने लिए पढ़ रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप भी पढ़ लो यार। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।